देश भर में कोरोना फिर दबे पांव लौट रहा है। धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के मिलते जुलते लक्षण होने के चलते लोगों में भ्रम की स्थिति है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या फिर इन्फ्लुएंजा से। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। ऐसे में आज हम आपको देश भर में कोरोना की ताजा स्थिति और इससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे बच सकते हैं इसके संक्रमण से। इसी पर आधारित है हमारी आज की पेशकश, लौट आया कोरोना। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। केजरीवाल ने कहा कि बीते 2 सप्ताह में अचानक कोरोना के मामलों में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार की इससे निपटने को लेकर तैयारियां पूरी हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। बीते 1 सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमित मिलने वाले रोगियों की संख्या अब दोगुनी हो गई है। देश में शुक्रवार को कोरोना के संक्रमितों की संख्या 3095 तक पहुंच गई। ये लगातार दूसरा दिन है जब एक दिन में संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं, ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद ये माना कि दिल्ली में 15 दिनों में अचानक कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि चिंता जैसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी में हाल में कोरोना से 3 मौत हुई हैं, लेकिन मरने वाले सभी अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि सभी पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं। अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसेस पॉजिटिव आते हैं, 100% केसेस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो 100% केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे प्रीडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB 1.16। लगभग 48% केसेस में ये वाला वेरिएंट है, और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी वेरिएंट के कुछ सब वेरिएंट्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्ट में कोरोना का XBB 1.6 सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन गनीमत ये है कि इसमें मामले गंभीर नहीं होते। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। लौट आया कोरोना। दिल्ली में कोरोना को लेकर 7,986 बेड्स तैयार हैं। वर्तमान में केवल 66 बेड्स पर मरीज भर्ती किए गए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 4000 टेस्ट रोजाना हो सकते हैं। निजी लैब्स में 1 लाख तक टेस्ट हो सकते हैं। 26 मार्च को 38 सरकारी अस्पताल में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ कोविड के लिहाज से अस्पताल में 7,986 बेड्स तैयार हैं। 26 मार्च को दिल्ली के 38 सरकारी अस्पताल में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। वहीं केंद्र सरकार ने 10 और 11 अप्रैल को भी मॉक ड्रिल कराने को कहा है। इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का भी प्लान है। कुल मिलाकर जहां कोरोना के मामले एक बार फिर
बढ़ने से लोगों में इस बात का डर है कि कहीं फेज 1 और 2 जैसे हालात दोबारा ना हो जाए। वहीं सरकार की कोशिश है समय रहते टेस्टिंग ट्रेसिंग के जरिए इसे दोबारा बढ़ने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कुल मिलाकर के लोगों के मन में एक बार फिर से वो डर उठ खड़ा हुआ है कि कहीं पहले और दूसरे चरण में जिस तरह के कोरोना को लेकर के हालात पैदा हुए थे, देश में वही स्थिति तो वापस नहीं लौट रही है। इस विषय को लेकर के हमारे साथ दो वरिष्ठ डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर कैलाश सरन है, जयपुर से पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर सारिका वर्मा, चेस्ट एलर्जी की डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है इन्होंने। बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्मा आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर कैलाश, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामलों में अचानक बीते 2 सप्ताह के अंदर इजाफा देखा गया और लगातार ये स्पाइक बढ़ता जा रहा है, दिन दुनी रात चौगुनी तरीके से इसके आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। कुछ जगहों पर मौत की भी खबर आई है, हालांकि वो मौतें कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स की थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या फिर से हम उन्हीं हालातों की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जैसा पहले और दूसरे फेज में देखा गया था? धन्यवाद प्रीति जी। और ये डेफिनेटली एक वार्निंग सिग्नल्स हैं, बट अगर हमें एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हम हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक को 1919 को देखें तो उसके बाद भी लगातार 3-4 साल तक जो है बीच बीच में छोटे छोटे पीक आते रहे हैं और वो धीरे धीरे पीक्स जो है उसकी हाइट कम होती है जी। जहां तक इस वायरस की बात है, जैसा आपने अभी अरविंद केजरीवाल जी का बाइट भी दिखाया, उन्होंने वेरिएंट के बारे में बताया था। तो लकीली ये जो वेरिएंट, यही वेरिएंट नहीं बल्कि जब पहली बार ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ था या म्यूटेट हुआ था 2020 में और उसकी पेंडेमिक वायरस के रूप में सामने आया था हमारे सामने जी। उसके बाद से लगातार इसमें जो भी म्यूटेशंस हो रहे हैं वो म्यूटेशंस जो है उसके हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं लेबोरेटरी म्यूटेशंस हैं। तो लेबोरेटरी म्यूटेशंस होने की वजह से इसमें जो लिथैलिटी है, इस वायरस की जो घातकता है वो इतनी नहीं है जो हमें 2020 और 21 में सीजन में देखने को मिली थी। हाँ, निश्चित रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें जो इन्फेक्शन होगा वो थोड़ा लंबा समय तक चलेगा और इसमें जो पोस्ट कोविड जिसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं उनके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर सारिका वर्मा भी हमारे साथ है, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन दिनों कोविड की केसेस से पहले एक नए तरह के वायरस का जिक्र आया। इन्फ्लुएंजा के साथ में भी केसेस जो हैं वो कोविड के केसेस से मिलते जुलते हैं। लोग अक्सर इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कोविड तो हो नहीं सकता है, हमें इन्फ्लुएंजा हुआ होगा, और कंफ्यूजन में लोग इस बीमारी को पाल कर रख लेते हैं। और अगर आपके जिस्म में पहले से कुछ दूसरी तरह की बीमारियां हैं, आप पीड़ित रहे हैं डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं, किडनी के पेशेंट हो सकते हैं, तो फिर आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इस कंफ्यूजन से दूर कैसे हुआ जाए? डॉक्टर सारिका, इन्फ्लुएंजा और कोविड में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और फिर टेस्ट नहीं करा रहे हैं जिसकी वजह से संक्रमण और फैल रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। हर साल हमारे वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। जब हम विंटर से समर में आते हैं, समर से जब ऑटम आता है तो फिर ये दोबारा पीक होता है। इसमें इन्फेक्शंस वायरल भी होते हैं, एलर्जी के भी सिम्टम्स हैं, वो सब बढ़ते हैं जी। तो एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको गले में दर्द है, बुखार है, बॉडी एक्स है, खांसी है, जुकाम है, तो आप थोड़ा बहुत सेल्फ मेडिकेट करें, लेकिन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अपने आप से ना शुरू करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है कि सेल्फ मेडिकेशन ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बिल्कुल शुरू ना किए जाए जी। दूसरा, संक्रमण का ध्यान रखें कि आपका इन्फेक्शन बाकियों को ना फैले। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे और भी प्रकार की चीज हो, अगर आपको बुखार है, गले में दर्द है, खांसी है, तो ये कोई भी लक्षण है तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए। क्योंकि हम देख रहे हैं परिवार का पहले एक पेशेंट इन्फेक्ट हो रहा है, फिर एक एक करके सभी फैमिली मेंबर इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो आप अपने आप को आइसोलेट रखिए 4-5 दिन, जब तक आपके फीवर और सब सिम्टम्स सेटल हो जाए। उसके बाद आप क्या हो रहा है कि अगर किसी को जुकाम खांसी है, वो अगर कम्युनिटी में घूमता है, मार्केट में घूमता है, पब्लिक स्पेसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो वो धीरे धीरे वो जो है इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो कोई और भिन्न प्रकार का वायरस हो, आपको उसकी वायरल क्या वायरस है उससे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। एज ए नॉर्मल सिटीजन आपको ये देखना है कि आप अपने सिम्टम्स जो है बाकियों को फैलने से रोके। सबसे पहले अपने परिवार को बचाएं,
उसके बाद बाकी कम्युनिटी को बचाएं। किसी भी वायरस को अगर आपको ट्रीट करना है तो उसको आइसोलेट करना है, ये आपको सेल्फ आइसोलेशन करना समझदारी यही कहती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले से ही अगर बचाव की ओर ध्यान देंगे तो जाहिर तौर पर इसके संक्रमण को आगे फैलने से रोक सकते हैं। मैं वापस आऊंगी मैम आपके पास, डॉक्टर कैलाश शरण भी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज समझना मैं चाहती हूँ, दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति को लेकर के, क्या हमारी हेल्थ की तैयारियां हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरह की स्थिति है, उसको लेकर के आज एक हाई लेवल मीटिंग की। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मौतें नहीं होती उतनी ज्यादा, लेकिन ये भी हकीकत है कि तेजी से फैलता है। पहले के वेरिएंट्स के मुकाबले ये बहुत जल्दी फैलता है, लोगों को जल्दी बीमार करता है। और जिन लोगों में पहले से ही कुछ पुरानी बीमारियां हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कैंसर हो सकता है, किडनी संबंधी बीमारी हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, या दूसरी तरह की और कंडीशंस हो सकती हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, ऐसे लोगों को तो चिंता करना चाहिए ना, क्योंकि मौतें होनी शुरू हो गई हैं और ये अलार्मिंग हो सकता है। ये बिल्कुल सही है कि जिसमें कोमॉर्बिडिटी होती है उनको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जैसे डॉक्टर सारिका जी ने भी कहा है कि अगर कोई भी सिम्टम आता है तो उसको हम लाइटली न लें, उसमें हम तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें जी। और जो भी आपके फिजिशियंस हैं उसकी सलाह से उसको ट्रीट करें। एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, शायद डॉक्टर सारिका भी सहमत होंगी, कि जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन अगर नहीं भी हुआ है तो एक एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते मेरी जो सलाह है, क्योंकि इसमें हमने कोविड में जो रिसर्च है उसमें देखा है कि इसमें जो लिपिड का लेवल है वो डिसरे हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। इसमें कई लिपिड बढ़ जाती हैं, कई घट जाती हैं जी। तो अपने लिपिड प्रोफाइल को अगर कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट एक रेगुलर इंटरवल पे चेक करवाते रहे तो जो भी उनके ट्रीटिंग फिजिशियंस होंगे उनको एक आइडिया रहेगा कि इनको कोविड इन्फेक्शन होने पे घातक होने की संभावना कितनी है। क्योंकि अगर किसी के अंदर उनके ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या एपोलाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उनको चिंता करने की आवश्यकता है। और अगर ये HDL का लेवल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम है, कोमॉर्बिडिटी भी है जी, तो उसमें रिलेटिवली ये देखा गया है कि उनमें जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो सर, एक सवाल यहाँ पर और है, वो है बूस्टर डोज को लेकर के। बूस्टर डोज को लेकर के लोगों में उतना उत्साह नहीं देखा गया जितना कि शुरुआत के पहले और दूसरे डोज के लिए था। लोगों की तरफ से शिकायतें आई कि बूस्टर डोज लेने के बाद में उन्हें दूसरी तरह की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कई बार तो सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल तक हो गई। इस तरह की बातें आई। इसे मिथ समझा जाए, लोगों के मन में वहम समझा जाए, या फिर वाकई इन बातों में कुछ तथ्य हैं? ऐसी कुछ रिसर्च सामने आई होंगी बूस्टर डोज को लेकर के, और क्या इस वक्त अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि फिर से कोरोना के मामलों में स्पाइक देखा जा रहा है, कि लोगों को कहा जाए कि आप जाएं और बूस्टर शॉट जरूर लगवाएं? प्रीति जी, ये जो वैक्सीनेशन का अगर आपको ध्यान में हो तो जिस वक्त कोरोना अपने पीक पर था उस वक्त वैक्सीनेशन के अप्रूवल जितने भी थे उसमें इमरजेंसी अप्रूवल हुए थे, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि हमारे पास कुछ वेपन होने चाहिए कि हम उस पैंडेमिक से लड़ाई लड़ सकें जी। और हमारे पास कोई इतने अच्छे रिसर्च के एविडेंसेस जो थे मास स्केल पे कोविड वैक्सीन के नहीं थे। क्योंकि अगर हम इसका कोविड का जो दूसरा वेरिएंट इससे पहले जो ट्रांसमिट होते थे, इसको हम 2011-12 की आउटब्रेक की मिडिल ईस्ट के अंदर जिसको मर्स के नाम से जानते हैं, उसकी भी वैक्सीन की ट्राई हुआ था, पर वो वैक्सीन के ट्राई भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो इसमें वैक्सीन्स को लेके साइंटिफिक कम्युनिटी भी अभी तक पूरी तरह से डिवाइडेड है और इसको ऑथेंटिक रूप से हम इसको इंडोर्स नहीं कर सकते हैं कि इसका कोई बेनिफिट होगा या इसका कोई नुकसान भी होगा। तो हमें निश्चित रूप से ये केस टू केस पे देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति पे क्या होता है। पर्टिकुलरली हमारे यानी कि अगर किसी मरीज में पहले से कुछ बीमारियां हैं, वो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित है और उसको बूस्टर डोज लगना चाहिए, अगर वो उसके लिए किसी भी तरीके से वैलिड है, उसको बूस्टर लगना चाहिए, डॉक्टर्स उसको सलाह दे रहे हैं, तो डॉक्टरी सलाह के बाद में उसको जरूर जाना चाहिए मरीज को। डॉक्टरी सलाह पर ही कोई भी प्रतिक्रिया उसकी होनी चाहिए। डॉक्टर सारिका का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। डॉक्टर सारिका, बच्चों की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि खास उम्र के बच्चों को तो वैक्सीनेट भी नहीं किया गया, और अब जो ये खास करके
वायरस लौटा है ये बहुत तेजी से फैल रहा है और सबसे ज्यादा सिम्टम्स जो आ रहे हैं बच्चों में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनके लिए स्थिति ज्यादा नाजुक है। ऐसे में एक अभिभावक क्या करे अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि घरों में तो अब इतने लंबे समय तक उन्हें दोबारा बंद नहीं किया जा सकता, वो समाधान तो नहीं है। मैं आपको मीडिया को कह दूं, प्लीज पैनिक ना स्प्रेड करें जी। ऐसी कोई पैनिक वाली बात है नहीं। ये न्यूज बनने लायक है इसलिए आप न्यूज बना रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन हर साल बढ़ती हैं। बच्चे जब भी एक्सपोज होते हैं 1.5 से 2 दिन उनको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। वायरल के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को स्कूल आराम से भेजें, बच्चों को खेलने के लिए भेजें। बिना बात के ये पैनिक सिचुएशन जो आप क्रिएट करें उसकी जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। कोई पैंडेमिक दोबारा नहीं आ रहा है, कोई आपको घर में लॉक नहीं किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। बस ये ध्यान रखें कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। डॉक्टर से आप या तो अपने पीडियाट्रिशियन या ईएनटी फिजिशियन या ईएनटी डॉक्टर या फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट ले। ओवर द काउंटर स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक ना ले, ये हमारी खास रिक्वेस्ट रहेगी। और मेन चीज ये है, अगर आपको बुखार, खांसी, गला खराब है तो आप बाहर ना जाएं, अपने आप को आइसोलेट करें और इन्फेक्शन को वहीं रोकें। मैम, लेकिन इधर देखा गया है और ज्यादातर लोगों से जब बात की जा रही है तो अक्सर अब लोग कहने लगे हैं, या फिर ये कहें कि लोग इतने आदी हो गए हैं कि खुद को आइसोलेट नहीं करना चाहते हैं, खुद ही मान लेते हैं कि उन्हें कोविड नहीं हुआ होगा। पहले अगर संक्रमित हुए हैं तो ये मान करके बैठ जाते हैं कि अब तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि यही लोग संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा कसूरवार हैं? ऐसा है, 3 साल से कोविड से जूझ रहा है पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी। मोर देन 3000 डॉक्टर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। कई जो सरकारी आंकड़े हैं कि 4-4.5 लाख मौतें इंडिया में हुई हैं। अनऑफिशियल फिगर्स 40 लाख तक भी जाती है जो डेल्टा वेरिएंट के जब 2021 की बात की जाए जी। तो सबको पता है कि ये बीमारी घातक हो सकती है। और अगर आपको संक्रमण इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं तो प्लीज आप अपने आप को बचाव करें और घर पे रोकें। और जो वैक्सीन ले सके, जैसे मैंने 3rd डोज तो वैक्सीन का ले रखा है और कई 1 साल पहले लिया है, तो जो ले सके जरूर ले। बट हम देख रहे हैं कि कई बार किसी को वैक्सीन के बाद भी कुछ और बीमारियां निकल आई हैं, तो वो वैक्सीनेशन लेना नहीं लेना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे पता है कि जो 3rd डोजेज है वो लेस देन 40% लोगों ने ले रखा है। और ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है कि आज ही जाके वैक्सीनेट करें। ये वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है चाहे वो कोविड, वो सेटल हो जाएगा। आप घर रह के ठीक हो जाएंगे। पैनिक की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रही है, मौतें नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिल्ली सरकार की भी तरफ से आज यही बयान दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति का मुआयना किया, एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इससे पहले अगर केंद्र की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड के संदर्भ में हमारी तैयारियों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खुद मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हमारी तैयारियां किस तरह की हैं। बावजूद इसके, क्योंकि हाल के दिनों में चीन से कुछ इसी तरह की भयानक तस्वीरें सामने आई थी कि वहां पर एक बार फिर से 3rd वेव आई है और वो ज्यादा भयानक है। पहले के मुकाबले वहां पर आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े। हालांकि वो वेव आई और चली गई। खबरें आती हैं, जैसा कि डॉक्टर सारिका ने भी कहा कि खबरें आती हैं, वो जागरूकता फैलाने के लिहाज से अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। सनसनी भारत एक्सप्रेस भी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन फिर भी डॉक्टर कैलाश सरन, खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह की वेव इस बार फिर से भारत में आती है तो हमारी तैयारियों के लिए, या फिर एक आम व्यक्ति, क्योंकि होम आइसोलेशन भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, हमारी तैयारियों को लेकर के आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये जो स्टेटमेंट है जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, बस मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और एक मूल मंत्र 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रीति जी, ये बात सही है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक ना हो जी। और जैसा मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि इस तरह के छोटे छोटे पीक्स जो है वो बीच बीच में आते रहेंगे जब तक कि ये वायरस पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है हमारी कम्युनिटी के अंदर। और दूसरी बात रही इसमें कि ये जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के बारे में एक डेफिनेटली एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, पर किसी को भी लगाने से पहले या करने से पहले अगर कोई कोमॉर्बिडिटी का पेशेंट है तो मेरी सलाह उनको यही है कि अपना एक बार ब्लड प्रोफाइल करवा लें, पर्टिकुलरली लिपिड का, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर की सलाह से उस पर डिसीजन लें तो ज्यादा बेटर होगा। और निश्चित रूप से ये सनसनी फैलाने के लिए नहीं है, मीडिया का काम अवेयरनेस का होता है जी। और अवेयरनेस से ही डेफिनेटली हम इस पेंडेमिक से अभी तक हम लड़ते आए हैं।
और आगे भी इसमें हम लड़ेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। और जहां तक तैयारियों की बात है तो प्रीति जी, मैं आपको बताऊं कि 2021 के बाद में 20-21 के बाद में काफी इसमें एडवांसमेंट हुए हैं। लगभग हर स्टेट के अंदर एनजीएस लैब की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो चुकी है। वहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है और जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें 6 से 8 लैब की स्थापना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस के लेवल पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो है वो वेल इक्विप्ड हैं, अच्छी तरह से तैयार हैं। और इस तरह की कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो हम पहले से ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है। पर हम खुशकिस्मत हैं कि इसके जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वायरस के अंदर वो लेबोरेटरी म्यूटेशंस हैं, उसकी वजह से इसकी जो लिथैलिटी है वो इतनी नहीं है। बट यस, ये काफी तेजी से फैलता है और ये मॉर्बिडिटी ज्यादा करता है, मोर्टिलिटी। जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत देर तक भी रहता है, कोई मरीज अगर इससे संक्रमित हो गया है तो 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। कई मामलों में 15 से 20 दिन तक की भी बातें आ रही हैं कि मरीज इतने लंबे समय तक भी बीमार रह रहा है। सर, बूस्टर डोज को लेकर के एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ। पहले भी सवाल किया, लेकिन ये सवाल जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा कि डॉक्टर सारिका ने भी अभी कहा कि उन्होंने जो 3rd डोज है तकरीबन साल भर पहले ली थी। ऐसे बहुत से मरीज होंगे जिन्होंने बूस्टर डोज को तकरीबन साल भर या इसके आसपास की अवधि में लिया था। क्या ऐसे मरीजों के लिए एक 4थे डोज की भी जरूरत हो सकती है? इसको लेकर के भी कोई रिसर्च या कोई चर्चा हुई है? देखिए, इस पे ऐसा अभी तक ये इस जो नए वायरस के स्वरूप को लेकर रिसर्च नहीं है। बट जो पुराना, क्योंकि कोरोना वायरस नया नहीं है, 1950 से सर्कुलेशन में आइडेंटिफाई हो चुका है। और मेरी जो स्टडी थी उसमें 2010 के दौरान भी हम लोगों ने इस पर स्टडी किया था, जब पाया था कि जो बैच पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी इसके अंदर होती है वो किल्ड वायरस वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होती है बनिस्बत की लाइव वायरस वैक्सीन के। क्योंकि लाइव वायरस वैक्सीन को हम इसमें वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको स्प्लाइस करना बहुत मुश्किल है। और किल्ड वायरस वैक्सीन जो है अगर हम मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो वो हम जो भी पर्सन हाई रिस्क पे हैं, जो हेल्थ फ्रंट केयर वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, पुलिसमैन हैं, उनको किसी भी पैंडेमिक के स्टार्ट में अगर एक सिंगल डोज दे दी जाए तो वो उसको उस एपिसोड से बचा के रखेगी। और नेक्स्ट क्योंकि पीक कम होगा तो डेफिनेटली है कि उसमें भी उसको उन वक्त आवश्यकता है वो कम पड़ेगी। पर निश्चित रूप से वैक्सीन का कुछ इसमें प्रोटेक्टिव रोल है। पर लाइव वायरस का कितना रोल है इसके बारे में कुछ डाउट हो सकते हैं। बट ये किल्ड वायरस की वैक्सीन के ऊपर काफी रिसर्च हो चुके हैं। और ये जो हमारी बॉडी की, वर्ल्ड बॉडी की रिकमेंडेशंस भी MIMS में पब्लिश भी है कि किल्ड वायरस की वैक्सीन को हाई रिस्क जो हमारे वर्कर्स होते हैं जिनमें कंटेजियन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उनको लेना चाहिए पैंडेमिक स्टार्ट होने के वक्त, ताकि वो सुरक्षित रह सकें और लोगों का इलाज। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों ने बताई, डॉक्टर कैलाश सरन और डॉक्टर सारिका वर्मा। जिस तरह की बातें आपने बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे फायदा होगा। और भारत एक्सप्रेस एक बार फिर से यही दोहराना चाहता है कि कोविड के केसेस बढ़े जरूर हैं, लेकिन यह एहतियात रखते हुए हम इस वायरस से खुद के संक्रमण होने का और अपने आसपास के लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।